हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 और कह सकते हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके पहले हमने क्या कर लिया था, चैप्टर नंबर 8 मोशन कंप्लीट कर लिया है। पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डली है, जाके देख लो, मज़ा आ जाएगा, ग्राफ वगैरह क्लियर हो जाएंगे और हैंड रिटन नोट्स की लिंक भी डाल रखा हूं। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 9 के जो नोट्स की लिंक है, हैंड रिटन नोट्स की लिंक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लिए भी, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो चेक कर लेना। पर साथ ही साथ एक सजेशन ये भी है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे पिछले चैप्टर से, तो मैं ये कहता आ रहा हूं कि नोट्स आप खुद बनाइए। आपके लिखे हुए नोट्स की कीमत से, मतलब उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, कोई पीडीएफ, कोई हैंड रिटन नोट्स कुछ नहीं कर सकता। जो आप नोट्स बनाओगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके हेल्प के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स की एक लिंक डाल दी है दोनों चैप्टर्स के लिए, मोशन वाले चैप्टर के लिए भी एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लिए भी, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बच्चों, कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले आज का लर्निंग का ऑब्जेक्टिव रहेगा फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पढ़ना। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए एक एक लेक्चर बनाएंगे और आखिरी में वन शॉट बना देंगे, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ना जरूरी है यार, अभी शुरुआत है। 9th क्लास से बेस को मजबूत रखोगे तो अपन ओलंपियाड्स में, एनटीएससी में, केवीपीवाई में, आगे जाके अगर अपना टारगेट जेईई है, नीट है, तो आज से अपन अपना फाउंडेशन मजबूत बनाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। इसलिए वन शॉट के बजाय शुरुआत में अभी डिटेल लेक्चर्स लो, उसके बाद जब टाइम आएगा तब वन शॉट भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो आज का टारगेट रहेगा फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पढ़ना। हेडिंग लगा लो, फोर्स क्या होता है भैया, आप सब भी जानते हो बहुत अच्छे से। फोर्स क्या है? फोर्स इज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, और कह लो एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और एक्सटर्नल एजेंट जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज होता है और किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। यदि आपको किसी की पोजीशन चेंज करना है, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में लाना है, मोशन में है तो रेस्ट में लाना है, आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपको कभी डायरेक्शन चेंज करनी है किसी, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपको किसी का शेप चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट, force is the external agent or an influence, force is the external agent or an influence by which we can change the position, the shape and size and the direction of an object. फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। और अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। ये पेन का ढक्कन भी खोलना है ना मेरे भाई, तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस पेन के ढक्कन को भी ओपन करना है। चलो मैं बोल के देख लो, ए भाई चलो ढक्कन खुल जाओ, अरे ढक्कन खोलो ना, अरे खुल जाओ ना, अरे इस पेन के ढक्कन को खोलना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने फोर्स अप्लाई करा, ये खुल गया। अगर मेरे पास मान लो एक कॉपी है, ये कॉपी बहुत पतली सी कॉपी है, अगर मुझे इसका एक पेज भी उठाना है ना, ये पतला सा पन्ना उठाना है, मुझे ये पोजीशन चेंज करनी है, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स। तो फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है। तुम कहोगे भैया एक्सटर्नली क्यों बोल रहे हो, इंटरनल क्यों नहीं बोल रहे? वाई एक्सटर्नल? भैया इंटरनल फोर्स कभी भी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। तुम कहोगे कैसे नहीं कर सकता, उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि सर आप हमेशा अपनी डेफिनेशन में एक्सटर्नली क्यों बोल रहे हो कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स इज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बाय विच वी कैन चेंज द पोजीशन, वी कैन चेंज द डायरेक्शन, वी कैन चेंज द शेप एंड साइज। आप इंटरनली बात क्यों नहीं कर रहे? मैं अभी बता देता हूं इंटरनल बात क्यों नहीं कर रहे। मान लो तुम सब एक कार में बैठ के जा रहे थे, ये तुम्हारी कार है, ये आगे की सीटें हैं, ठीक है ना, ये आगे की सीट, ये ड्राइविंग, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, ये डिग्गी है, ये बीच वाली सीट है, यहाँ पे तुम लोग बैठे हुए हो, ये गाड़ी चला रहे हैं कोई, ये उनके बाजू में मोहतरमा बैठी हुई हैं, कोई भी मोहतरमा हो सकती हैं, तुम्हारी दीदी हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, मम्मी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भाई साहब चला रहे हैं, पापा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, तुम लोग बैठे हुए हो। अब गाड़ी चल रही, गाड़ी एकदम चलते चलते रुक गई, कुछ खराबी आ गई, तो भैया इनने बोला इनको कि भैया थोड़ा सा धक्का दे दो। अब इनने ये बोलना भूल गए कि धक्का कहाँ से देना है, धक्का बाहर उतर के देने की बोला था। ये क्या करे, कार को अंदर से धक्का देने लगे, ऐसे लो, कार की इनने पिछली वाली सीट पकड़ी और उसको अंदर से धक्का देने लगे। अरे कार के अंदर बैठ के तुम कितनी देर भी धक्का देते रहो, कार को इतना सा भी हिला पाओगे क्या? कार को पोजीशन चेंज कर पाओगे? कार को अंदर से धक्का देने लगे तो
जब तुम कार को अंदर से धक्का दे रहे थे वो तुम्हारा इंटरनल फोर्स था, वो उस कार के लिए इंटरनल फोर्स था, वो सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स था कि तुम कार के अंदर बैठ के कार को धक्का दिए जा रहे हो, वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स था। यदि तुम्हें कार को धक्का देना है और कार को मूव कराना है तो तुम्हें कार से उतरना पड़ेगा, उस सिस्टम से अलग होना पड़ेगा। जैसे ही तुम उस सिस्टम से कार से अलग हुए, अब तुम उसके लिए एक्सटर्नल बन गए, अब तुम उस पर फोर्स लगाओगे, तुम्हारा लगाया गया फोर्स काम करेगा और वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। नहीं मानो तो करके देख लो। कार खड़ी होगी घर के बाहर, साइकिल खड़ी होगी, स्कूटर खड़ा होगा, उस पर दोनों पांव टच मत करना जमीन पे, दोनों पांव बिना टच करे जमीन पे ऐसे स्कूटर पे बैठ जाओ, जमीन पे पांव मत टच करना है। स्कूटर पे या बाइक पे दोनों पांव ऊपर करके बैठ जाओ, स्टैंड लगा लो। अब तुम क्या पोजीशन चेंज कर पाओगे? लगा लो कितना ही फोर्स लगा लो, नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर पोजीशन चेंज करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बाइक से उतरना पड़ेगा और अपने पांव जमीन पे लगाने पड़ेंगे और फिर तुम जैसे ही धक्का दोगे, अब तुम उस सिस्टम से अलग हो चुके हो, तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। तो ये था यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब, कि जो मेरी डेफिनेशन में मैं एक्सटर्नल वर्ड बोल रहा हूं ना, कि द फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट और द इन्फ्लुएंस बाय विच वी कैन चेंज द पोजीशन, वो एक्सटर्नल वर्ड का मतलब यहां है। ठीक है ना? चलिए, वो तो वही एक कहानी है, एक जोक है कि 3 दोस्तों ने मिलकर एक ऑटो खरीदा, 4 दोस्तों ने मिलकर एक ऑटो खरीदा और चारों दोस्त चलाने लगे। अब उनकी पास कोई सवारी नहीं आ रही थी। 4 दोस्तों ने मिलकर एक ऑटो खरीदा पर उनके ऑटो में कोई सवारी नहीं बैठ रही। बताओ क्यों उनके ऑटो में कोई सवारी नहीं बैठ रही? क्योंकि चारों ने मिलकर खरीदा था तो एक चलाता था, पीछे 3 बैठे रहते थे, सवारी आएगी कहां से? अब उन्होंने कहा यार हमारा ऑटो तो चल नहीं रहा, चलो इसको धक्का दे देते हैं। तो भाई साहब उस ऑटो को वो चारों धक्का देने चले गए, उस ऑटो को वो चारों धक्का देने चले गए। एक ने यहां से धक्का दिया, एक ने यहां से धक्का दिया, एक ने यहां से धक्का दिया, एक ने यहां से धक्का दिया। बताओ ऑटो कहीं जाएगा क्या? चारों ने बराबर फोर्स लगा दिया, ऑटो कहीं गया? ऑटो कहीं नहीं गया। वो कहते यार ये ऑटो तो खाई में भी नहीं गिर रहा है। बड़े परेशान हो गए थे चारों। फिर जब मेरे पास आए तो मैंने उनको सजेशन दिया, या तो अच्छे से चला लो और अगर धक्का भी दे रहे हो तो चारों एक ही साइड खड़े होकर धक्का दे दो। जैसे ही चारों एक साइड खड़े होकर धक्का दोगे, ये ऑब्जेक्ट अपने आप आगे की ओर निकल जाएगा, क्योंकि अब आपने फोर्स को एक सेम डायरेक्शन में कर दिए। चारों के फोर्स को, पहले चारों सेम फोर्स लगा रहे थे बट अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे थे, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा था? कैंसिल आउट कर रहा था। तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट बाय विच वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चा पार्टी, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। लिख लीजिए, क्योंकि न्यूटन जो भैया थे इन्होंने हमारी आधी फिजिक्स बनाई है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी इन्होंने ईजाद किया था। स्यूफल में उफल गिर गया था इनके सर के ऊपर, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इनने आविष्कार किया था, द फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन साहब। ठीक है ना? तो इनके सम्मान में फोर्स की जो यूनिट है वो क्या बताई गई? फोर्स की यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एन। द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एन है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तुम कहोगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो रही होगी जब फोर्स अप्लाई कर रहे होगे, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। और फोर्स के पास डायरेक्शन इसलिए होती है क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। सीधा साधा एग्जांपल है, जब तुम साइकिल पे बैठते हो, जब तुम साइकिल पे बैठते हो, ये सीट है तुम्हारी और ये साइकिल का तुम्हारा हैंडल, ये तुम बैठ गए और ये तुमने पैडल, ये रहा पैडल, ये तुमने पैडल पे पांव रखा, ये साइकिल का हैंडल पकड़ लो। तुम कहोगे क्या साइकिल है और क्या हम हैं? बढ़िया, वो तो ड्राइंग ऐसी है। ये साइकिल का पैडल है। अब जब तुम साइकिल के पैडल पे अपना पांव रखते होगे और साइकिल के पैडल को ऐसे दबाते होगे तो साइकिल किस तरफ जाती होगी? आगे की तरफ ही जाती होगी ना। ऐसा तो नहीं साइकिल कह देती होगी नहीं नहीं आज मेरा मन नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज तो तू कितनी पैडल मार ले मैं तो यहीं खड़ी हूं। ऐसा नहीं है ना। तुम जैसे ही पैडल पे पांव रखते होगे साइकिल आगे की तरफ जाने लगती है, मतलब तुमने फोर्स आगे की तरफ लगाया, तुमने पुश करा तो साइकिल आगे की तरफ जाने लगी, तुम पुल करते साइकिल पीछे की तरफ आने लगती। ठीक है ना? तो मतलब फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आप फुटबॉल को जिस डायरेक्शन में लात मारते हो फुटबॉल उसी डायरेक्शन में चली जाती है। फुटबॉल को आपके पास फुटबॉल आई, आपने रिवर्स कर दी वापस से उसको, तो मतलब आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, आपने उसको डायरेक्शन दे दी। ठीक है ना? फोर्स, फुटबॉल आपके पास आ रही थी ग्राउंड में, आपने उसको किक मार दिया, तो आपने जब किक मारा होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा। और उस मैग्नीट्यूड के साथ आपने अपने बॉल जो है अपने पार्टनर को
अपने दोस्त को पास करिए, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी रहा, फिक्स डायरेक्शन रहा कि आपका दोस्त ग्राउंड में यहां था, आपने उसको पास कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो फोर्स क्या है भैया? फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट बाय विच वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स पे आते हैं। हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, बचपन से आपने भैया दो ही टाइप के फोर्स देखे हैं या पढ़े होंगे, या तो आपने पुश पढ़ा है या आपने पुल पढ़ा है। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, सही बात भी है। ये पेन का ढक्कन ये आपने खींचा, आपने पुल किया। ये पेन का ढक्कन आपने लगाया, आपने पुश किया। आपने किसी को अपना हाथ दिया अपनी तरफ खींचने के लिए, आपने पुल किया। आपने किसी को नदी में धक्का दे दिया, आपने पुश किया। आपने आज तक जितने भी प्रकार के फोर्स देखे हो अभी तक, उन सब फोर्सेस के जो कॉमन टाइप है वो है पुश और पुल। उनके नाम अलग हो सकते हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं, बट उन सब का टाइप यही रहेगा, या तो आप किसी को धक्का दे रहे हो या अपनी ओर खींच रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहला पढ़ लो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से मिलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स देती है हमारी धरती मैया। धरती मैया हमें हमेशा अपनी ओर खींचती है, धरती मैया हमें हमेशा अपनी ओर खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक पुल फोर्स है, और वो पुल फोर्स कौन लगा रहा है? धरती अपनी ओर लगा रही है। धरती हमेशा अपनी ओर खींच के रखती है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्जेस के बीच में। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्जेस के बीच में। यदि दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्शन रहेगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे। दो पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे को धक्का देंगे, दो नेगेटिव चार्ज हैं वो भी एक दूसरे को धक्का देंगे, पुश करेंगे, एक दूसरे को दूर पुश करेंगे, रिपेल करेंगे। पर यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा उनके बीच में, वो एक दूसरे को पुल करेंगे। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, एक हो गया भैया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेट वाला, ठीक है ना। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स, नॉर्थ और साउथ। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल की मैग्नेट आमने सामने आ जाए तो रिपेल होता है। रिपेल मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे? पुश करेंगे। अगर साउथ पोल और साउथ पोल आमने सामने आ जाए तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? पुश करेंगे। पर यदि नॉर्थ और साउथ आमने सामने आ जाते हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरी मैग्नेट का साउथ आमने सामने आ जाता है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनने एक दूसरे को क्या किया? पुल किया। आप किसी भी प्रकार का फोर्स देख लो, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये सब किस प्रकार के फोर्स है? पुश और पुल। तो भैया फोर्स जो होता है मतलब मेनली जो होता है पुश और पुल होता है। आप इन सबको कैटेगराइज कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब उसके बाद एक फोर्स और आता है। आपने दो फोर्स के बारे में और पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, एक पढ़ा होगा आपने बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। एक आपने पढ़ा होगा बैलेंस्ड और एक पढ़ा होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को कहीं मूव नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट, और मूव कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में कर रहा होगा, वो अगले लेक्चर्स में आप लोग देखोगे। अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। इक्वल और अपोजिट फोर्सेज आर नोन एज बैलेंस फोर्स। मान लीजिए आपने इस साइड 10 न्यूटन लगा रखा है और अपोजिट में भी 10 न्यूटन लगा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा है? बैलेंस। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि इस 10 न्यूटन ने इस 10 न्यूटन को क्या कर रखा है? बैलेंस कर रखा है। इस 10 न्यूटन ने इस 10 न्यूटन को, ये वाले 10 न्यूटन ने ये वाले 10 न्यूटन को, राइट हैंड वाले ने लेफ्ट हैंड वाले को क्या कर रखा है? बैलेंस कर रखा है, ठीक है ना। यहां पे बैलेंस कर रखा है। अब इसी केस में अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा? इस वाले केस में अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा? मान लो मैं यहां पे 20 न्यूटन लगा दूं और इस तरफ में 10 न्यूटन लगा दूं, यहां पे 20 न्यूटन लगा दूं और यहां पे 10 न्यूटन लगा दूं। इस 10 न्यूटन को, ये 20 न्यूटन है, इस 20 न्यूटन के दो हिस्से कर सकते हैं अपन, 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। ऐसे करना नहीं चाहिए, मैं तो आपको बता रहा हूं, बस सिखाने के लिए बता रहा हूं कि भैया इस 20 न्यूटन के आपने दो हिस्से कर लिए, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। ये वाला 10 न्यूटन मान लो इस 10 न्यूटन को बैलेंस कर गया, कट शॉर्ट हो गया। ये वाले 10 न्यूटन ने इस 10 न्यूटन को बैलेंस कर लिया। अभी भी इस पे 10 न्यूटन था, और देख लो क्या इसको कोई बैलेंस कर सकता है?
इसको कोई बैलेंस नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। इसको कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोल रहे हैं। और अनबैलेंस्ड फोर्स को ही हम अपनी लैंग्वेज में नेट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ नेट या नेट फोर्स। आगे जाके आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा लेक्चर में ये शब्द, इसलिए याद कर लीजिए। द अनबैलेंस्ड फोर्स इज ऑल्सो नोन एज नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब कि जितने भी फोर्सेस लगे हैं उन सब का रिजल्टेंट, जितने भी फोर्सेस लगे हैं इस समय उन सब का रिजल्टेंट। यहां पे टोटल 20 न्यूटन लगा हुआ था, इस साइड 10 न्यूटन लगा था। ये 10 न्यूटन को इसके 10 न्यूटन ने बैलेंस कर लिया, पर यहां पे अभी भी 10 न्यूटन बचा था जिसको कोई बैलेंस नहीं कर पाया। तो वो फोर्स जिसको कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। और आपको आगे जाके ये भी समझ में आएगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है कि अपन ये सीख लें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद बारी आती है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है, तो उस दौरान जो फोर्सेज होते हैं वो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है तो उस दौरान उनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक टेबल है और टेबल पे एक किताब रखी हुई है, टेबल पे एक किताब रखी हुई है। तो टेबल, जिस किताब का कुछ ना कुछ बुक है, जो इसका कुछ ना कुछ वजन रहा होगा, कुछ ना कुछ वेट रहा होगा, तो ये वेट अपना नीचे की तरफ करेगा। ये वेट, अगर इसका वेट नीचे की तरफ आएगा तो टेबल इसको कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। रिएक्शन मतलब टेबल इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और किताब इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। आपको अगर ये चीज नहीं क्लियर हो तो ऐसे रखना, ये किताब उठाना और अपने हाथ पे रख लेना। अब जैसे ही तुम एक किताब अपने हाथ पे रखोगे तुमको क्या लगेगा? किताब तुमको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। किताब का जो वेट है तुम्हें नीचे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है, पर टेबल का रिएक्शन उसे ऊपर की तरफ बनाए रखता है। ये तुम्हारा जो हाथ है ये इस किताब को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है और तुम दोनों रेस्ट पोजीशन में हो, तो मतलब उसका वेट और उसका रिएक्शन दोनों आपस में क्या थे? बराबर थे। देखो साफ समझ में आ रहा है, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। तुम किताब को हाथ में लो, किताब को ले लो हाथ में, तो किताब तुम्हें किस तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है? नीचे की तरफ। पर तुम्हारा हाथ उसे किस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है? ऊपर की तरफ। इस प्रकार के फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में बहुत काम आएगा ये। इस प्रकार के फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तुम कहोगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अभी आपने देखा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें कोई कांटेक्ट नहीं होता। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को बिना टच करे भी अपनी ओर खींच लेती है। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को बिना टच करे भी अपनी ओर खींच लेती है। मतलब वो कैसे फोर्सेस हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उछालिए, ये देखिए मैंने पेन उछाला, ये पेन वापस किस तरफ जा रहा है? ये देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है। धरती और इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी देख लें, ये मैंने ऊपर की ओर फेंका, ये पेन नीचे की तरफ जा रहा है अपने आप, क्योंकि ये धरती में ये इसको नीचे की ओर खींच रही है। पर ये पेन और धरती में कोई कांटेक्ट नहीं है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बच्चों हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा, फोर्स की यूनिट पढ़ी, फोर्स को देखा वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर या वेक्टर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नोट्स वगैरह सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिछले चैप्टर के पूरे नोट्स और पूरे लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लो। और ये चैप्टर भी हम बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हमने फोर्स पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। ठीक है बच्चा, तो तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, नोट्स को लिखते रहना और मिलते हैं बहुत जल्द।